नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शर्किया। आपका स्वागत है द फाइनेंस विक्ट्री यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे ईरान वॉर अपडेट और इसके वजह से जो भी ग्लोबली इकोनॉमिकल डिसरप्शन और इसका क्या क्या इम्पैक्ट हुआ है ग्लोबल इकोनॉमी पे, और इसके साथ ही जो इंडियन सेक्टर्स है और इंडियन शेयर मार्केट है इस पे क्या इसका असर हुआ, ये सब हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहली बात, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। ये वीडियो मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ, और इसके रिलेटेड जो भी मैं स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड के नाम लूंगा वो मेरे रिकमेंडेशन बाय और सेल नहीं रहेंगे। तो 28 तारीख को क्या किया, यूएस और इसराइल ने दोनों ने मिलकर ईरान पे अटैक किया। डोनाल्ड ट्रंप कंटिन्यूसली कह रहे थे कि हम ईरान पे अटैक करेंगे, जल्द से जल्द करेंगे, 5 दिन में करेंगे, 10 दिन में करेंगे, 2 दिन में करेंगे। आखिरकार दोनों ने मिलकर अटैक किया। एजेंडा ये था कि ईरान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है और जल्द से जल्द उसका परीक्षण करने वाले, और यूरेनियम का स्रोत उनके पास तो पहले से ही मौजूद था। लेकिन इस अटैक में क्या हुआ, इजराइल ने जो ईरान के सुप्रीम लीडर है अयतुल्ला खामेनी, उनकी डेथ हो गई। इसके बाद ईरान ने कंटिन्यूसली रिटेलिएट किया। उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है अब्बास, उन्होंने ऑलरेडी कहा था कि अगर यूएस और इजराइल अटैक करते हैं तो हमने ऑलरेडी 20 साल से इसकी हम तैयारी कर रहे थे। जो भी उनका कंटिन्यूअसली पिछले जो वॉर थे अफगानिस्तान में, इराक में और इवन वियतनाम में, उन्होंने क्या क्या तरीके से अटैक किया था, उन्होंने सारी स्ट्रेटेजी रेडी करके रखी थी। तो इन शॉर्ट, ईरान इस वॉर के लिए 20 साल से तैयारी कर रहा था। तो उन्होंने कंटिन्यूअसली रिटेलिएटरी मिसाइल्स एंड ड्रोन अटैक्स ईरान के जरिए, मतलब इजराइल और जो गल्फ कंट्रीज है वहां पे यूएस बेसेस थे, जो उनकी एम्बेसी थी, इस पे अटैक किया। 15 तारीख को क्या कर, जो एयरपोर्ट है यूएई का, दुबई बेस, वो दोहा, वहां पे जो ऑयल फैसिलिटीज है वहां पे ईरान अटैक करता है। तो 17 मार्च तक क्या होता है, ईरान क्या करता है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है यहाँ पे वो क्लियर कट, जो जो जगह आपको दिख रही है यहाँ पे, वो क्या करता है, पूरा उनका कंट्रोल करता है। और जो भी यहाँ से ऑयल लेके जाने वाली शिप से, ऑयल के इवन सारे अदर्स जो भी अ, जो टैंकर से, शिपमेंट से, यहाँ पे सब वो क्या करता है, स्टॉप करता है। तो उसके बाद 18 मार्च के दिन जो अली लारिजानी है उनकी डेथ हो जाती है, और उनके साथ ही जो आईआरजीसी के कमांडर है उनकी भी डेथ हो जाती है। लेकिन इसके बाद आता है सबसे मेन इंपॉर्टेंट दिन, 18 और 19 के बीच। बिकॉज रात में क्या करता है, इसराइल जो कतर और साउथ पारस है यहाँ पे, जो दोनों के बीच में शेड है नेचुरल गैस की, सबसे बड़ा जो स्टोरेज है, और जहाँ पे प्रोडक्शन वो सब यहाँ पे सभी चीजें होती है, इस पे अटैक करता है। और एक दिन में आप, मतलब बीच में ऑलमोस्ट 8 से 9% जो ब्रेंट क्रूड प्राइस है वो आपको यहाँ पे सर्च किया हुआ दिखाई देता है, जो इसलिए यहाँ पे लिखने हुए आपको दिख रहा है $108.66 में हो जाता है। और इसके साथ ही यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये ईरान है, ये पर्शियन गल्फ है, यहाँ पे कुवैत, कतार, बहरीन, रियाद। तो यहाँ पे जो मैंने बोला अभी आपको, साउथ पारस है यहाँ पे, और कतर, इन दोनों के द्वारा ज्वाइंटली ओन किया जाता है। और यहाँ पे प्रोडक्शन जो है नेचुरल गैस का, पूरे वर्ल्ड वाइड का ऑलमोस्ट यहीं से आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे अटैक करने के बाद क्या होता है, ऑयल की, ब्रेंट की क्रूड प्राइस आपको ज्यादा हिट हुई दिखती है। इसके पहले बीच में यहाँ पे जो आपको ये प्लेसेस दिख रहे हैं, यहाँ पे ईरान की आर्मी की तरफ से क्या किया गया, माइंस बिछाए गए। क्योंकि जो भी शिप्स वगैरह यहाँ पे क्रॉस करेगी उनको यहाँ पे बीच में से टोल देके यानी क्या किया है, ईरान कह रहा है अभी पेट्रोल का पेमेंट जो है या ऑयल रिलेटेड जो पेमेंट है वो डॉलर में नहीं युआन में होगा। तो इससे चाइना, यानी जो पेट्रोल डॉलर है, तो पेट्रोल युआन इससे द्वारा, ईरान के द्वारा किया जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा मूव है ईरान के द्वारा। बट इंडिया के लिए ये नेगेटिव है, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो डॉलर के लिए ये नेगेटिव चीज है। और ईरान जो कि सभी, मतलब यूएस और बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज है उन्होंने इस पे सेक्शन किया गया, तो ये ईरान के द्वारा ये बहुत ही अच्छा मूव है।
और जो अगर आप देखोगे तो इस वॉर की वजह से ऑलमोस्ट 20% ऑफ ग्लोबल ऑयल जो है हॉर्मुज से पास होता है, वो आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है। इसके बजाय जो ईरान है वो इसका इकोनॉमिकली ज़्यादा बेटर इन टर्म्स ऑफ मोनेटाइजेशन प्रॉफिट ले रहा है। साथ ही में जो ऑयल पे है कंट्रोल है उनका कि कौन आएगा कौन जाएगा। इसके साथ ही अगर हम एज ए इंडियन पर्सपेक्टिव देखेंगे तो 88% हमारा ऑलमोस्ट नियरली 88% यहाँ पे क्या करते हैं हम क्रूड आयात करते हैं। तो इस वजह से हमारा जो शेयर मार्केट है अभी आपने देखा होगा लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप इवन 10 15 20% के आसपास आपको पिछले एक महीने में नेगेटिव दिख रहे होंगे जब से वॉर चालू हुआ है। जो इंडिया के लिए है एलएनजी प्राइसेस वो 60% से ज्यादा बढ़ गई है। जो क्रूड ऑयल हम ऑलमोस्ट $70 पे पहले लिया करते थे अभी हम उसका ऑलमोस्ट $146 पेमेंट दे रहे हैं। और रुपी टच ऑल टाइम हाई कल का ही था 92.66। तो इस वजह से इंडिया के लिए सबसे ज्यादा नेगेटिव हो रहा है। और क्रूड ऑयल आपने देखा ही अभी 108.66 डॉलर का हमने हाई यहाँ पे टच किया है। ये कंटिन्यू आपको दिखेगा यहाँ पे 19 मार्च को। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट एज अ इन्वेस्टर हमें कौन कौन से सेक्टर्स पे इसमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए या कॉशियस होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है एयरलाइन सेक्टर, क्योंकि अगर आप देखोगे क्रूड का प्राइस बढ़ता है तो सबसे ज्यादा आपने देखा होगा जो भी एयरलाइंस है उनके टिकट साइज में सर्ज होता है, भले शॉर्ट टर्म के लिए हो, लेकिन सर्ज होता है तो इससे उनका मार्जिन इफेक्ट होता है। ऑटोमोबाइल्स क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ऑलमोस्ट ऑयल या गैस पे ही डिपेंड है तो इस वजह से आपको यहाँ पे भी इम्पैक्ट होता हुआ दिखेगा। इसके साथ ही जो आपका फॉरेन एक्सपोर्ट है, जो भी आपके मटेरियल्स है, रॉ मटेरियल्स है, वो सब यहाँ पे आपको हायर प्राइस पे लेने पड़ते हैं। तो ऑब्वियसली इस पे आपका नेगेटिव इम्पैक्ट है। साथ ही में बैंकिंग, अभी आपने रिसेंटली देखा होगा जो एफ है कंटिन्यूसली सेल कर रहे हैं। और क्योंकि एफ जब आते तो लार्ज कैप ओरिएंटेड और जो फाइनेंस में है उस सेक्टर में ही ज्यादा निवेश करते हैं तो उसका आपको यहाँ पे नेगेटिव आउटफ्लो दिखाई दे रहा है। साथ ही में जो ऑयल एंड गैस सपोज जो क्रूड है उस पे और कौन कौन सी कंपनीज या सेक्टर डिपेंड रहते हैं। पेंट्स, जो पॉलीमर्स है, पॉलीमर्स यानी कि आपकी पाइप्स कंपनी वाली हो गई। इसके साथ ही जो केमिकल इंडस्ट्री है जो यहाँ पे ज़्यादा यूज करते हैं इस चीज़ का, तो इस पे भी आपको क्या होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे दिखाई देगा। लेकिन अब हम आते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट पे। तो आप देखोगे तो डिफेंस एक सेक्टर जैसा है, जिस समय वॉर चालू होता है, बीच में इंडिया पाकिस्तान का वॉर भी चालू होता है, आपने देखा होगा डिफेंस सेक्टर या डिफेंस इंडेक्स में रैली आई थी। तो उसी प्रकार से यहाँ डिफेंस सेक्टर आपका मजबूत होगा और इसी सिनेरियो में रहता ही है तो बिकॉज ऑफ हाई गवर्नमेंट स्पेंडिंग। इसके साथ ही जो एनर्जी रिलेटेड कंपनीज है जब बहुत सारी है इंडिया में, अडानी एनर्जी हुई, अडानी पोर्ट्स हुआ, इसके साथ ही ओएनजीसी, रिलायंस। तो ये जो सारी कंपनीज है इस पे आपको प्रॉफिट दिखाई देता है। बीच में ऑलमोस्ट जब कोविड के बाद सिनेरियो हुआ था, ये यूएस सॉरी यूक्रेन एंड रशिया का वॉर चल रहा था, तो उसकी वजह से जो क्रूड ऑयल के प्राइस थे वहां पे भी सर्च किए थे। तो गवर्नमेंट ने विनफॉल टैक्सेस लगाए थे। तो सिमिलरली अभी भी वो विनफॉल टैक्सेस आ सकते हैं। और एनर्जी आपका ऐसा सेक्टर है जो यहाँ पे आपको इसमें प्रॉफिटेबल दिखाई देगा इवन ड्यूरिंग द वॉर। तो ये जो मैंने सारा आपको अभी इंफॉर्मेशन दिया उसका सोर्स मनी कंट्रोल फोक्स 29 फाइनेंशियल एक्सप्रेस, और जो आपको अभी नीचे दिखाई दे रहा है यहाँ से मैंने इनका सारा जो भी डाटा है यहाँ से लिया है। इसके साथ में अगर आप देखोगे इंडियंस पर्सपेक्टिव के हिसाब से फॉर इकोनॉमी, हम अभी अगर ये वॉर कंटिन्यू रहता है, अभी कल ही एक बयान आया था कि $120 तक ब्रेंट ऑयल जा सकता है, ब्रेंट क्रूड प्राइसेस जा सकते हैं। आज ही हमने देखा 108 टच किया है। तो जितना ज्यादा ये ऊपर जाएगा उतना ही हमारे लिए नेगेटिव रहेगा। और हमारा जो रुपये डॉलर डिप्रिसिएशन है वो कंटिन्यू मतलब होता रहेगा। तो इंडिया के लिए ये एक बहुत ही ज्यादा मतलब क्या है नेगेटिव सिचुएशन है।
और बिकॉज अभी इलेक्शन चल रहे हैं तो गवर्नमेंट आपको प्राइजेज जो क्रूड पेट्रोल डीजल है इवन गैस के आपको यहाँ पे ज्यादा बढ़ाते हुए नहीं दिखेंगे। लेकिन अगर अप्रैल एंड तक जैसे इलेक्शन खत्म होते हैं सपोज 28 29 तक गवर्नमेंट ने अनाउंस नहीं किया लेकिन हमें यही चीज कंटिन्यूसली होती रहेगी तो आपको मई में पेट्रोल डीजल और सभी के भाव जो वो है वो आपको बढ़ते हुए दिखेंगे।